दोपहर का समय है और बाहर सूरज आग उगल रहा है। एक आलीशान आइसक्रीम पार्लर के अंदर रश्मि और उसकी सहेली शिप्रा कांच की मेज के पास बैठी हुई महंगी आइसक्रीम का लुत्फ उठा रही हैं। तभी रश्मि कहती है, यार शिप्रा, यहाँ का एसी कितना जबरदस्त है यार, एकदम सुकून मिल रहा है मुझे तो। हाँ यार, सच कह रही है, बाहर तो बहुत गर्मी है। सच कहूँ तो मैं 1 मिनट भी बिना एसी के नहीं रह सकती। अरे रश्मि, अब गर्मी का मौसम है तो थोड़ी बहुत गर्मी तो बर्दाश्त करनी ही पड़ती है ना, हर जगह तो एसी नहीं मिल सकता। शिप्रा, मेरी लाइफ में गर्मी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुझे शायद यकीन नहीं हो रहा है ना। चल, मैं तुझे आज अपना लाइफस्टाइल दिखाती हूँ। रश्मि और शिप्रा पार्लर से बाहर निकलती हैं। रश्मि तुरंत अपनी लग्जरी कार का रिमोट दबाती है और कार के अंदर बैठते ही एसी को फुल स्पीड में ऑन कर देती है। देखा, मेरी कार का एसी हमेशा फुल रहता है। चल, अब मेरे घर चल, वहां तुझे असली ठंडक का एहसास होगा। दोनों रश्मि के घर पहुंचते हैं। रश्मि का घर किसी 5 स्टार होटल की तरह ठंडा है। रश्मि की माँ सुनीता कहती है, अरे बेटा, आ गई तू, बहुत देर कर दी आज बाहर, धूप कितनी तेज है ना। हाँ माँ, ये मेरी फ्रेंड शिप्रा है, आज जल्दी से काम वाले को बोलकर मेरे कमरे में ठंडा जूस पहुंचा दीजिए। ठीक है बेटा, मैं अभी भिजवाती हूँ, तुम लोग ऊपर जाओ और आराम करो। रश्मि शिप्रा को लेकर अपने बेडरूम में जाती है। शिप्रा देखती है कि रश्मि के कमरे में भी 2 बड़े एसी चल रहे हैं। बाप रे रश्मि, तेरा घर तो पूरा शिमला और मनाली लग रहा है। हाँ, बाहर 45 डिग्री तापमान है, लेकिन मेरा घर एकदम ठंडा। वैसे तेरे घर में इतनी सारी एसी लगी है? हाँ, क्योंकि मुझे और मेरे मॉम डैड को गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो ये लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी सुनीता आवाज देती है, रश्मि बेटा, बाहर आ जाओ, मैंने डाइनिंग टेबल पर तुम दोनों के लिए नाश्ता और ठंडा जूस लगवा दिया है। रश्मि और शिप्रा डाइनिंग रूम में आ जाती हैं। डाइनिंग रूम में भी एसी लगी हुई थी। शिप्रा नाश्ता करके चली जाती है। अगले दिन रश्मि के फोन की घंटी बजती है। हेलो रश्मि, तुम कॉलेज खत्म होने के बाद तो जैसे गायब हो गई हो, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। क्या मैं अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा? अरे नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, मैं तो खुद ही तुम्हें फोन करने वाली थी, पर ये गर्मी, बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। ठीक है, चलो आज शाम को पार्क में मिलते हैं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शाम को रश्मि पार्क पहुंचती है। राकेश और रश्मि दोनों बैठकर बातें करते हैं। तभी राकेश कहता है, रश्मि, मेरे मम्मी पापा मेरी शादी की बात कर रहे हैं, तो मैंने भी उन्हें कह दिया कि लड़की देख लो। राकेश, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? रश्मि, बात को समझो, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, लेकिन तुम एक बहुत अमीर घर की लड़की हो। मेरे घर में एसी तो दूर, ठीक से पंखे भी नहीं चलते। राकेश, ये सब मुझे नहीं पता। मेरा प्यार गरीबी और अमीरी की दीवारें नहीं देखता, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। बातें करने के बाद रश्मि घर पहुंचती है और अपने माता पिता से राकेश के बारे में बात करती है। क्या तुम उस गरीब भिखारी से शादी करना चाहती हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना? पिताजी, वो गरीब जरूर है, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करना चाहती हूँ। तुम इतने अमीर घर की लड़की हो, महलों में पली हो, तुमने सोचा भी कैसे कि हम तुम्हारी शादी किसी ऐसे इंसान से कर देंगे? भूल जाओ उसे। नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। अपने कमरे में जाओ, अब तुम्हारी शादी जल्दी ही मैं किसी अमीर लड़के से करवा दूंगा। रश्मि रोते हुए कमरे में जाती है और राकेश को फोन करती है। सारी बातें बताकर वो कहती है, राकेश, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी मेरे घर के बाहर मुझे लेने के लिए आ जाओ। हाँ रश्मि, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। थोड़ी देर में राकेश खिड़की के बाहर आकर रश्मि को कॉल करता है। रश्मि, मैं खिड़की के बाहर खड़ा हूँ, तुम दुपट्टा बांधकर खिड़की से कूद जाओ। हाँ, मैं आ रही हूँ अभी। रश्मि दुपट्टा के जरिए खिड़की से नीचे उतरती है और राकेश की बाइक पर बैठकर भाग जाती है। तब सुनीता कमरे में जाती है तो, सुनिए जी, अरे देखिए, हमारी बेटी घर में नहीं है, वो भाग गई। उस बदतमीज लड़की ने हमारी नाक कटवा दी। आज के बाद मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, वो मेरे लिए मर गई है।
इधर राकेश और रश्मि कोर्ट में शादी कर लेते हैं और राकेश के घर पहुंचते हैं। राकेश की भाभी साधना दरवाजा खोलती है और उन्हें देखकर एकदम चौंक जाती है। अरे क्या देवर जी, आप इस लड़की के साथ, और ये मांग में सिंदूर। भाभी, मैंने शादी कर ली है। हालात कुछ ऐसे बन गए थे कि बिना बताए ये सब करना पड़ा। कोई बात नहीं देवर जी, आप अंदर आइए, जो हुआ सो हुआ, अब ये हमारी घर की लक्ष्मी है। ऐसा कहकर रश्मि साधना की आरती उतारती है और रश्मि को अंदर लेकर जाती है और कहती है, रश्मि इनसे मिलो, ये है तुम्हारे सास ससुर और भतीजे। जी वैसे ये घर बहुत गर्म है। हाँ बहू, घर बहुत ही छोटा और उमस भरा है। मिट्टी की दीवारें हैं और छत नीची है, बस इसलिए गर्मी ज्यादा है। वैसे बेडरूम कहाँ है? बहू, पूरे घर में सिर्फ एक ही छोटा सा बेडरूम है, वो रहा सामने, जाकर आराम कर लो। रश्मि राकेश के साथ अपने बेडरूम में जाती है। बाप रे राकेश, यहाँ तो बहुत गर्मी है, मुझे तो अभी से चक्कर आ रहे हैं। रश्मि, थोड़ा सब्र करो। अच्छा रुको, मैं आता हूँ। राकेश जाता है और आधी बाल्टी पानी लेकर आता है। वो फर्श पर और आसपास थोड़ा पानी छिड़क देता है, फिर कहता है, इससे ये कमरा थोड़ा ठंडा हो जाएगा और तुम सो सकोगी। मुझे नहीं लगता, मैंने देखा था कि सामने एक टेबल फैन रखा था, ऐसा करती हूँ कि वहीं जाकर सो जाती हूँ। ठीक है रश्मि, तुम वहीं जाकर सो जाओ। रश्मि हॉल में जाती है और चुपचाप अपनी सास के बगल में पंखे के सामने सो जाती है। अगली सुबह सविता रश्मि से कहती है, रश्मि, आज तुम्हारी ससुराल में पहली रसोई की रस्म है। तुम थोड़ा सा हलवा और खीर बना देती तो सबका मुंह मीठा हो जाता। माँ जी, इतनी भयंकर गर्मी में रसोई के अंदर कदम भी नहीं रख सकती मैं तो। कोई बात नहीं रश्मि, तुम चिंता मत करो, मैं रसोई का सारा काम कर देती हूँ, तुम बस एक बार आकर चम्मच चला देना। हाँ चाची, आप परेशान मत होइए, आप बस हमसे बातें कीजिए, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, पर साधना भाभी, यहाँ का पंखा तो हवा कम और शोर ज्यादा दे रहा है। रश्मि बच्चों से बात करती है और थोड़ी देर बाद वो रसोई में जाती है। आओ रश्मि, मैंने सारी तैयारी कर ली है, बस तुम चम्मच चला दो। हाँ भाभी, वैसे भी रसोई में इतनी गर्मी है कि मैं ज्यादा देर तक रुक ही नहीं सकती। ऐसा कहकर वो चम्मच चलाती है और तुरंत बाहर भाग जाती है। उसे देखकर रमेश कहता है, रश्मि बेटा, पंखे के नीचे बैठ जाओ और पानी पी लो। थोड़ी देर बाद साधना सभी के लिए खाना लाती है और कहती है, चलिए सभी लोग खाना खा लीजिए। हाँ भाभी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चाचा जी, चाची ने हमारे लिए खीर भी बनाई है। हाँ बच्चों, चलो सभी खाना खाने बैठो। सभी लोग खाना खाते हैं। शाम होते ही मोहल्ले की कुछ औरतें रश्मि की मुंह दिखाई के लिए इकट्ठा होती हैं। माला रश्मि को देखकर कहती है, अरे सविता, तुम्हारी बहू तो वाकई बहुत सुंदर है, बिल्कुल फिल्म हीरोइन जैसी। हे भगवान, ये पंखा भी कितना धीरे चल रहा है, यहाँ तो हवा ही नहीं आ रही। आप लोग नाश्ता कीजिए और इसे आशीर्वाद दीजिए। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद सभी औरतें चली जाती हैं। रश्मि राहत की सांस लेती है और रात हो जाती है। रात होते ही अपने कमरे में राकेश रश्मि से कहता है, रश्मि क्या हुआ, तुम्हारा पारा इतना चढ़ा हुआ क्यों है? राकेश, क्या तुम एक पंखा तक ठीक नहीं करवा सकते? इस कमरे में भट्टी जैसी गर्मी है, मैं यहाँ कैसे रहूं? रश्मि, मैंने तुम्हें शादी से पहले सब बताया था। ठीक है, मुझे बहस नहीं करनी है। एक काम करो, तुम हॉल में जाकर टेबल फैन के सामने सो जाओ। रश्मि अपना तकिया लेकर हॉल में आती है और वो देखती है कि गर्मी में एक टेबल फैन के नीचे पूरा ससुराल सो रहा था। तभी सविता जाग जाती है और रश्मि को देखकर कहती है, क्या हुआ रश्मि बेटा, अंदर कमरे में गर्मी लग रही है क्या? आ जाओ, हमारे पास यहाँ सो जाओ। जी माँ जी, मैं यहीं सो जाती हूँ। हाँ बेटा, हमारे घर में एक ही टेबल फैन है, वो भी बहुत पुराना। रश्मि सविता के पास तो लेट जाती है, पर रश्मि को पूरी रात ठीक से नींद ही नहीं आती। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। अरे रश्मि बेटा, क्या रात को अच्छे से नींद नहीं आई क्या? नहीं माँ जी, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। बेटा, पैसे की तंगी है,
अभी दोनों बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है और तुम्हारे ससुर जी की दवाइयों में भी तो बहुत खर्चा हो गया, इसलिए एक और पंखा नहीं हो पा रहा बेटा। हाँ बहू, राकेश की नौकरी भी छोटी है, पर तुम चिंता मत करो, हम धीरे धीरे पैसे जोड़कर एक पंखे का जुगाड़ जरूर करेंगे। रश्मि वहाँ सो जाती है। अगले दिन शाम को सविता रश्मि से कहती है, चलो रश्मि, बाजार से ताजी सब्जियां ले आते हैं, इसी बहाने तुम्हारी सैर भी हो जाएगी। सविता रश्मि दोनों बाजार जाती हैं। रास्ते में रश्मि को अचानक अपनी पुरानी सहेली शिप्रा मिल जाती है। अरे रश्मि, मुझे पता चला कि तूने राकेश से शादी कर ली। हाँ यार, सही सुना। वैसे इस गर्मी में तू बाहर क्या कर रही है? मुझे तो लगा था कि तू आज भी एसी और कूलर में ही बैठी होगी। हाँ शिप्रा, बस सब्जी लेने आई थी। तेरे घर में 2-2, 3-3 एसी हर जगह लगे हुए थे। तेरे ससुराल वालों ने भी तेरे लिए कोई खास इंतजाम तो किया होगा ना। ठीक है शिप्रा, मुझे देर हो रही है, मैं फिर बाद में बात करती हूँ। रश्मि वहाँ से तेजी से निकल जाती है। सविता उसके पीछे पीछे आती है। दोनों घर आती हैं और फिर रश्मि सविता से कहती है, माँ जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं जाकर नहा लेती हूँ, शायद थोड़ा सुकून मिल जाए। ऐसा कहकर रश्मि नहाने चली जाती है। रश्मि के जाने के बाद सविता साधना से कहती है, साधना, आज रश्मि की सहेली मिल गई थी, उसने रश्मि को बहुत सुनाया, वो बेचारी बहुत गर्मी बर्दाश्त कर रही है। हाँ माँ जी, जब उसने प्यार के लिए घर छोड़ा तो मुश्किलें तो आएंगी ही। लेकिन बहू, हमें उसके लिए कुछ तो करना होगा ना। हाँ माँ जी, ये बात तो आप सही कह रही हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रश्मि की बुआ सास अपनी बेटी मालती के साथ वहाँ रहने आती हैं। शिवानी दीदी, आपका आना बहुत दिनों बाद हुआ है। हाँ सविता, हमारे गांव में सूखा पड़ा है, गर्मी के कारण हाल खराब है, इसलिए सोचा किसी बहाने तुम्हारे घर घूमने आ जाऊं। वैसे मामी, बहुत प्यास लगी है मुझे। हाँ बेटा, रश्मि बहू, जरा नींबू पानी बना कर तो लाओ। जी माँ जी, मैं अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर रश्मि रसोई में जाती है और नींबू पानी बना कर लाती है। तभी साधना भी सब्जी लेकर आ जाती है और कहती है, अरे बुआ जी, आप बहुत दिनों बाद आई आप। हाँ बहू, अब तो 2-4 दिन रुक कर ही जाऊंगी। हाँ, और मुझे तो रश्मि भाभी से बहुत सारी बातें भी करनी है। बातें तो ठीक है, लेकिन रात का क्या? पहले से ही गर्मी में एक टेबल फैन के नीचे पूरा ससुराल सोता है। ऐसे ही रात हो जाती है। हॉल में सभी लोग चटाई पर सोते हैं। तभी रश्मि अपनी तकिया लेकर वहाँ आती है और कहती है, माँ जी, मैं कहाँ सोऊं? रश्मि, यहाँ जगह तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी जगह पे सो जाओ। ऐसा कहकर साधना पंखे से नीचे उठकर कमरे के कोने में चादर बिछाकर सो जाती है और रश्मि पंखे के नीचे सो जाती है। ऐसे ही एक रात खाने के समय अचानक बिजली चली जाती है और पंखा बंद हो जाता है। रश्मि कहती है, राकेश, मेरा खाना खाने का मन नहीं है, ये बिजली कब आएगी? पता नहीं, मैं मोमबत्ती जला के लाती हूँ और मैं हाथ से पंखा कर देती हूँ। साधना हाथ का पंखा लेकर रश्मि को हवा करने लगती है। रश्मि चुपचाप खाना खा लेती है। थोड़ी देर बाद बिजली आती है और पंखा नहीं चलता। अरे, ये पंखा क्यों नहीं चल रहा? लगता है इसका मोटर जल गया है। अब तो पूरी रात बिना पंखे के गुजारनी होगी। सभी लोग बिना पंखे के सो जाते हैं। रश्मि भी अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती और वो पूरी रात जागती रहती है। अगले दिन रश्मि राकेश से कहती है, राकेश प्लीज, आज सबसे पहले ये पंखा सुधरवा दो, मैं एक और रात ऐसे नहीं काट सकती। ठीक है रश्मि, मैं ऑफिस जाते वक्त इसे मिस्त्री को दे दूंगा, शाम तक ये ठीक हो जाएगा। राकेश पंखा लेकर चला जाता है और मिस्त्री को देते हुए कहता है, देखिए, ये पंखा चलते चलते बंद हो गया है, आप इसे सुधार दीजिए। हाँ भैया, ये पंखा तो काफी पुराना हो गया है, आप इसे बदल क्यों नहीं देते? क्या बताऊं भैया, इतने पैसे नहीं हैं कि मैं पंखा बदल दूं, आप तो इसे सुधार दीजिए बस। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये बन जाए, आप शाम को आ जाइएगा। राकेश चला जाता है। शाम को पंखा बन जाता है। राकेश उसे घर लाता है और चालू कर देता है। पंखा तेज हवा देने लगता है। ये देखकर रश्मि खुश होते हुए कहती है, हाँ, शुक्र है, कम से कम अब थोड़ी हवा तो तेज आ रही है।
हाँ रश्मि, इस भरी गर्मी में एक टेबल फैन के नीचे पूरा ससुराल है। ये भी ना हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ साधना, बहुत सही कहती हो। पूरे दिन तो हम बिना पंखे के परेशान हो गए थे। और दादाजी, अब तो हमें रात को नींद भी अच्छी आएगी। समय बीतता है और गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। एक दिन रश्मि को गर्मी के कारण उल्टियां होने लगती हैं। फिर सविता कहती है, क्या हुआ रश्मि बेटा, क्या तबीयत खराब है? बस चक्कर आ रहा है, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही अब। रुकिए माँ जी, मैं नींबू पानी बना कर लाती हूँ। हाँ बेटा, नींबू पानी लेकर आ, रश्मि को आराम लगेगा। साधना रसोई में जाती है और नींबू पानी बनाकर लाती है और रश्मि को पिलाती है। राकेश ये सब देखकर मन ही मन सोचता है, रश्मि गर्मी की वजह से बहुत परेशान हो रही है। उसे गर्मी बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। वो अपनी ऑफिस की छुट्टी के बाद एक फैक्ट्री में जाता है और मालिक से कहता है, सर, मुझे ओवरटाइम काम दीजिए। चाहे कोई भी छोटा मोटा काम हो, मैं कर लूंगा। मुझे अपनी पत्नी के लिए कूलर खरीदना है। क्या तुम लोडिंग का काम कर पाओगे? रात के 11 बजे तक ट्रक में डिब्बे लादने होंगे। हाँ सर, मैं सब कर लूंगा। बस मुझे थोड़ा ज्यादा पैसों की जरूरत है। ठीक है, कल से आ जाना। राकेश अब दिन में ऑफिस और रात में फैक्ट्री में मजदूरी करने लगता है। उधर घर पर रश्मि साधना से कहती है, माँ जी देखिए ना, रात के 11 बजने को आए हैं और ये राकेश अभी तक घर नहीं आए। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी, शायद ऑफिस में काम ज्यादा हो। देवर जी ने खाना भी नहीं खाया होगा। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है, कहीं उनकी तबीयत ना बिगड़ जाए। हाँ साधना भाभी, आप सही कहती हो, उनका कॉल भी नहीं लग रहा है। चिंता मत कर रश्मि बेटा, राकेश शुरू से ही बहुत मेहनती है। शायद ऑफिस में कुछ नया प्रोजेक्ट आया होगा। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी राकेश घर में आता है। रश्मि उसे देखकर कहती है, राकेश कहाँ थे आप? इतनी लेट क्यों हो गए? और आपके कपड़ों पर इतनी धूल कहाँ से आ गई? अरे कुछ नहीं रश्मि, बस थोड़ा फाइलें इधर उधर करने में धूल लग गई होगी। मैं ठीक हूँ। ठीक है देवर जी, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ बेटा, जल्दी से खाना लगा दे, फिर राकेश खाना खाकर आराम भी तो करेगा ना। अगले कुछ दिन राकेश का यही रूटीन रहता है। एक दिन फैक्ट्री में राकेश ओवरटाइम कर रहा है। अचानक महेंद्र मुआयना करने पहुंच जाते हैं। महेंद्र राकेश को देखकर चौंकते हुए कहते हैं, राकेश, तुम यहाँ? तुम तो एक प्राइवेट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते थे ना? ससुर जी, आप यहाँ? हाँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? असल में रश्मि गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और मैं बस उसके लिए कूलर खरीदना चाहता हूँ, इसीलिए मजदूरी कर रहा हूँ। इतना प्यार! मैंने तो सोचा था कि ये लड़का लालची होगा, पर ये तो उसकी खुशी के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है। ठीक है राकेश, अपना काम जारी रखो। इधर महेंद्र घर पहुंचकर सुनीता को सारी बात बताता है। मेरी बच्ची पता नहीं कैसे होगी, मुझे उससे मिलना है। हाँ सुनीता, हमने अपने दामाद को गलत समझा। मुझे इसका पछतावा है। फिर देर किस बात की, चलिए ना उन दोनों से मिलते हैं। हाँ, हम जरूर चलेंगे, पर आज नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। आज रश्मि सुबह उठती है तो राकेश उसे गुलाब का फूल देता है और कहता है, रश्मि, जन्मदिन मुबारक हो। अरे वाह, तुम्हें याद था? हाँ भला, मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। ऐसा कहकर राकेश वहां से चला जाता है। फिर रश्मि सज धज कर तैयार होती है। थोड़ी देर बाद राकेश एक बड़ा सा कूलर लेकर अंदर आता है और रश्मि से कहता है, सरप्राइज! रश्मि, ये देखो, ये तुम्हारे लिए। वाह कूलर! अरे ये तो कितना बड़ा है, पर इतने पैसे कहाँ से आए? वो छोड़ो रश्मि, आज से तुम्हें गर्मी में परेशान होने की जरूरत नहीं। ये कूलर अब तुम्हारे कमरे की शान बढ़ाएगा। पर राकेश, आपके हाथों में ये चोट कैसे लगी? कहीं आप? रश्मि, राकेश पिछले कई दिनों से फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा था। हाँ बेटा, उन्हें पैसों से राकेश ने कूलर लिया है। वो रात रात भर जाग कर ट्रक लोड करता था ताकि तुम्हारे जन्मदिन पर ये तोहफा दे सके। मुझे माफ कर दो राकेश, मैं कितनी स्वार्थी थी। मैं सिर्फ अपनी तकलीफ के बारे में सोचती रही, पर तुमने तो मेरे लिए। उस समय महेंद्र और सुनीता मिठाई की डब्बे लेकर अंदर आते हैं और रश्मि उन्हें देखकर चौंक जाती है। पिताजी, माँ, आप यहाँ?
मेरी बच्ची, जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे बेटा। आज हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। जो इंसान अपनी पत्नी के लिए इतनी मेहनत कर सकता है वो उसे कभी दुखी नहीं रखेगा। हाँ राकेश बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि तुम मेरी बेटी के लिए सबसे अच्छे जीवन साथी हो। रश्मि बेटा, ये लो, हम तुम्हारे लिए कुछ तोहफे और मिठाइयाँ लाए हैं। आज तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मनेगा। सब मिलकर केक काटते हैं। कूलर चालू किया जाता है और पूरा हॉल ठंडी हवा से भर जाता है। आज मैं ना बहुत खुश हूँ। मुझे मेरे मायका और ससुराल दोनों मिल गया। और तुम्हारी खुशी देखकर हम सभी बहुत खुश हैं। राकेश, मैंने अपनी कंपनी में तुम्हारे लिए एक अच्छी मैनेजर की पोस्ट देख ली है। और रश्मि, तुम भी अब राकेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करोगी। हाँ पिताजी, मैं भी अब जॉब करूंगी और हम मिलकर इस घर को और खुशहाल बनाएंगे। और बेटा, अगर तू कहे तो एसी भिजवा दूं? नहीं माँ, मुझे अब एसी की जरूरत नहीं है। मेरे ससुराल का प्यार ही मेरे लिए काफी है। आज मेरा पूरा परिवार एक हो गया। एक टेबल फैन से शुरू हुआ ये सफर आज कूलर तक पहुंच गया। और कल अपनी मेहनत से हम और भी आगे जाएंगे माँ। कमरे में कूलर की घरघराहट के बीच ठंडी हवा चल रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा सुकून उस छोटे से घर के सदस्यों के चेहरे पर है।